पेस्टिसाइड, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, कोका कोला, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और ये तमाम फास्ट फूड आदि। कितना हो गया? 30 लाख करोड़। अब सुनते जाओ। फिर 10 लाख करोड़ रुपए की दवा। कितने की? 10 लाख करोड़ रुपए की दवा। फिर किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को मोटापा, किसी को अर्थराइटिस, किसी को जन्म से ही कैंसर, किडनी फेलियर, ये सब। कितना हो गया? 10 लाख करोड़ रुपए। सबसे पहले किस में बताया? भ्रष्टाचार और घोटालों में। दूसरा नशे में। तीसरा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से लेकर के ये विदेशी कंपनियां लूट रही हैं, साबुन, क्रीम, पाउडर, कोका कोला, पेप्सी आदि। और फिर ये सब खा पी करके क्या हो जाते हैं लोग? फर्टिलाइजर्स का अनाज खाते हैं, कोका कोला, पेप्सी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब खाते पीते हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। और फिर कितने लाख की दवाई लग रही है देश में? कैसे बचेगा हिंदुस्तान? कितना लाख करोड़ हो गया? 40 लाख करोड़। और 10 लाख करोड़ रुपए का रॉ मेटेरियल हिंदुस्तान से हर वर्ष बाहर भेज दिया जाता है। आयरन ओर, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, थोरियम, कोयला, कॉपर, सब बेशकीमती धातुएं। कितने रुपए की? कम से कम 10 लाख करोड़। कितना हो गया? 50 लाख करोड़। ऐसे लूट रहा है अपना मुल्क। अच्छा, तुम्हारे घर से यदि 50 लाख की भी चोरी हो जाए, करने दोगे? हैं? बोला बाबा गोली मार देंगे, गर्दन काट देंगे। हरियाणा के बोलो बाबा ठोड़ गाड़ देंगे। तुम्हारे घर में 50 लाख की चोरी हो जाए तो ठोड़ गाड़ दोगे, और कोई 50 करोड़ तुम्हारा चोर ले तो बोलो बाबा कुल खानदान का नाश कर देंगे। 50 करोड़ मेहनत की कमाई कैसे लूट लेगा? उसकी हिम्मत, उसकी औकात बता देंगे, उसका खानदान खत्म कर देंगे। अरे ये 50 लाख करोड़ हिंदुस्तान के हर साल लूट रहे हैं, और ये तुम्हारा मुल्क है। जैसे तुम्हारा हाथ काटता है तो तुम्हें दर्द होता है, तुम्हारा घर कोई लूटता है तो तुमको दर्द होता है, ऐसे ही वतन यदि लूटता है तो हमको दर्द होना चाहिए। यह हमारे लिए मिट्टी का टुकड़ा नहीं, यह हमारी मां है, और मां यदि नीलाम हो रही है, बर्बाद हो रही है, और हम मौन बैठे रहे, यह हमको शोभा नहीं देता। ऐसे लूट रहा है अपना देश। कैसे बनेगा युवाओं का कैरियर? बोले बाबा जी नौकरी दिला दो। मैंने कहा बेटा तुझे भी और तेरी आने वाली कई पीढ़ियों को भी नौकरी मिल जाएगी, एक बार इनको हटा दो। 1000 लाख करोड़ मिलेगा तो तुझे भी नौकरी मिलेगी। पूरी दुनिया के लोग यहां आकर के नौकरी क्या करेंगे? जैसे आज यूके, यूएसए, कनाडा का वीजा लगाने के लिए दिल्ली वालों को पता है लाइन लगा करके लोग खड़े रहते हैं, और यदि किसी का यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि का वीजा लग जाए तो लोग आकर के हनुमान जी का प्रसाद बांटते हैं। लानत है हमको, दूसरे देशों में जाने के लिए लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। अपने देश को इतना ताकतवर बनाओ कि पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान में आने के लिए, वीजा लेने के लिए लाइन में लगे हुए खड़े रह करके इंतजार करते रहे। आज इनकी हिम्मत तक बोले ये नरेंद्र मोदी को हम वीजा नहीं देंगे, बाद में हिंदुस्तान को इतना ताकतवर बना दो कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमसे वीजा मांगे तो हम उसको मना करने की ताकत जुटा सकते, और वो ताकत हमारे पास में है, लेकिन हम लोग भूल गए हैं हमारी ताकत क्या है। तो भाई बहनों, अब अपने को, मुल्क को इस कदर ऊंचा लेकर के जाना है। अरे जापान जैसा छोटा सा देश, अपने हरियाणा जितना भी नहीं है, इतनी जनसंख्या नहीं, इतनी जमीन नहीं, वहां खाने के लिए अपने देश के लोगों के लिए पूरा अनाज पैदा नहीं होता है। उस देश के लोगों के खाने के लिए अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है, शाक सब्जियां बाहर से मंगानी पड़ती हैं, फल बाहर से मंगाने पड़ते हैं। उस मुल्क के जितने भी वहां जो है उद्योग धंधे हैं, उनमें काम करने के लिए आदमी पूरे नहीं, इसलिए आज जापान अपने उद्योग धंधे कहां लगा रहा है? हिंदुस्तान में। अपने उद्योग धंधे कहां लगा रहा है? अफ्रीकन कंट्रीज में। अपने उद्योग धंधे कहां लगा रहे हैं? यूरोप में, अमेरिका में। वहां अपने उद्योग धंधे लगा रहा है, क्योंकि काम करने के लिए आदमी नहीं है, खेती के लिए पूरी जमीन
लेकिन आज वर्ल्ड में यदि 4 आर्थिक ताकतों की बात की जाती है तो 4 में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, दूसरे नंबर पर नाम आता है चीन का, तीसरे नंबर पर नाम आता है जापान का। एक छोटे से मुल्क में। इसको कहते हैं इच्छा शक्ति, इसको कहते हैं स्वाभिमान। आप युवाओं को ऐसा मुल्क बनाना है कि जापान जैसा मुल्क अपने साथ आजाद हुआ था, वहां पर भी अंग्रेजों का राज था। आज जिस अमेरिका को पूरी दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है, वहां पर भी अंग्रेजों का राज था। 70 से ज्यादा देशों पर इनकी हुकूमत थी। जो लोग समझते हैं कि बाबा जी परिवर्तन कैसे हो गया रे, मैंने कहा जिन राजा रानियों का हजारों लाखों वर्षों से राज चल रहा था, जिन अंग्रेजों का 70 से ज्यादा मुल्कों पर राज था, पूरी दुनिया में अलग अलग परिवर्तन हम अपनी आंखों से देखे हैं। अब 2013 ये परिवर्तन का काल होगा और 2014 से एक नए भारत की आधारशिला हमें अपने हाथों से रखनी है। अपने हाथों से एक वैभवशाली राष्ट्र का हमको निर्माण करना है। अब इसके लिए आपको काम करना है, इसके लिए आपको काम करना है। फिर आपको रोजगार के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1000 लाख करोड़ रुपए जब एग्रीकल्चर में लगेगा, इंडस्ट्री में लगेगा, सर्विसेज में लगेगा, एजुकेशन में लगेगा, रिसर्च में लगेगा, वेस्ट मैनेजमेंट में लगेगा, वाटर मैनेजमेंट में लगेगा, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी आप सोच नहीं सकते। नौकरी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सारी विदेशी कंपनियों को सबको भगाना पड़ेगा और अपने देश में हर क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल देश का सब बाहर जाने से रोकना पड़ेगा। ये सारी तैयारी करनी पड़ेंगी। लेकिन ये बस इतनी सी बात है, इसके लिए चाहिए एक ईमानदार प्रधानमंत्री और कम से कम 300 अच्छे सांसद। तो हमको ये काम करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है? सब कुछ तो लूट गया है, जल जंगल जमीन सब कुछ नीलाम हो गया है। गोमाता की हत्या हो रही है। 1 करोड़ गोमाता हिंदुस्तान में 1 करोड़ काटने के लिए चली जाती है बांग्लादेश में। सब कुछ तो खत्म हो गया अपना। अब बचा क्या है? अब सब कुछ को बचाने के लिए और इस भारत को ऊपर उठाने के लिए मैंने कहा अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री के पास में इतनी पावर होती है, उन सब बेईमानों को कितने ही जहरीले लाग हों, इनको बिलों से निकाल निकाल करके इनके सबके फन कुचल देंगे। और जैसे सांप कुंडली मार करके बैठा रहता है ना, और जब उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं तो बस वो फू फू करेगा और बाद में खत्म हो जाएगा। भाई बहनों, ये कितने जहरीले नाग हों, इनको सबको औकात में ला देंगे। लेकिन बस इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा। एक एक बूथ पर 1 बूथ 11 यूथ। बूथ पर जो मजबूत होगा जीत उसकी। अब इसके लिए आपको इस तंत्र को खड़ा करना है। तो सबसे पहले संगठन का निर्माण करना। अभी आपके लिए आज की इस मीटिंग का निष्कर्ष निचोड़, आपको क्या काम करना है? एक एक बूथ के ऊपर संगठन का निर्माण करना। युवा भारत का हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, हर गली मोहल्ला में किसकी शाखाएं होंगी? युवा भारत की। और युवा भारत के कार्यकर्ता कैसे होंगे? युवा भारत के कार्यकर्ता सुबह उठ करके योगाभ्यास करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे। हमारे गुरुजी 5000 दंड बैठक लगाते थे। कितनी? और मैं तो 500 पर ही आ गया। फिर भी मजबूत हैं बुझाएं। और 11 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं पूरे हिंदुस्तान की। और अभी भी जब तक इन बेईमानों को इनकी औकात में नहीं ला दूंगा तब तक लड़ता रहूंगा, चलता रहूंगा, न रुकूंगा, न झुकूंगा, न बिकूंगा। और एक दिन इन पापियों का सफाया करके तो भाई बहनों, इन पापियों का सफाया करके रुकना है। तो आप युवा भारत के कार्यकर्ताओं को होना कैसे है और फिर क्या करना है? युवा भारत के कार्यकर्ता, उसके उभरा हुआ सीना, उभरी हुई उसकी भुजाएं, कसा हुआ उसका शरीर, सदा हुआ उसका शरीर, कपड़ों में भी हो तो युवा भारत की शर्ट आपने पहन रखी है ना, तो देखे तो जमाना आपको देखे, अरे ये तो कपड़ों में से ऐसा लगता है जैसे फाड़ करके बाहर आ जाएगा। इतनी तो ताकतवर होने चाहिए। ऐसे कार्य कमजोर होकर के नहीं जीना कि फोटो खींचा तो पता लगा एक्सरे आ गए। हाँ, इतना कमजोर सा कि जैसे आम चूस के गुठली फेंक रखी हो, ऐसे चिपका हुआ चेहरा। उठे बैठे तो ऐसे लगे जैसे तारे से टूट रहे हो। एक बोला बाबा उठो बैठो तो यूं लग गया जैसे तारे टूट रहे हो। मैंने कहा बेटा और कोका कोला पेप्सी पी ले, बर्गर खा ले, फिर सूरज और चांद भी तेरे ऊपर ही टूट के पड़ेगा।
मजबूत बनो, सुबह उठ करके एक्सरसाइज करो, 1 घंटे तक कम से कम दंड बैठक लगाओ, दौड़ लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो और अपने शरीर को इतना बलवान बनाओ। युवा भारत के कार्यकर्ता बलवान हो, चरित्रवान हो, प्रज्ञावान हो और जिधर आप चले जमाना आपके कदमों के पीछे चले, ऐसा बनकर के दिखाओ। ऐसे पूर्ण जागृत युवा, कोई बीड़ी सिगरेट शराब का नामो निशान है और जा रहे हैं मस्ती से। और काम करो तो आपसे आगे कोई ना हो, पढ़ो तो पढ़ाई में आपसे आगे कोई ना हो, आंदोलन करो तो आंदोलन में आपसे आगे कोई ना हो, सेवा में आपसे आगे कोई ना हो, माता पिता की भक्ति में आपसे आगे कोई ना हो। जहां भी उदाहरण दिया जाए माता पिता की सेवा का, देश की सेवा का, पढ़ाई का, कहीं पर भी किसी भी काम में यदि सबसे आगे कोई पाए तो युवा भारत के नौजवान भाई बहन नजर आए हैं, ऐसा आपको बनकर के दिखाना। माँ बाप सोचे कि भाई मुझे अपने बच्चे को चरित्रवान बनाना है, प्रज्ञावान बनाना है, मातृ पितृभक्त राष्ट्रभक्त बनाना है, उसको संस्कारवान बनाना है, तो मुझे युवा भारत को ज्वाइन कराना है। ऐसे युवा भारत की एक लहर पूरे हिंदुस्तान में आपको चलानी है, इसके लिए आज आपको बुलाया। आपके माथे चमकते हुए हों, ऐसे नहीं कि क्रीम पाउडर लगा के निकले और पसीना आया तो सारा तेज पूछ करके तौलिए में आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा भारत के युवाओं को तेजस्वी बनना है, आंखों में चमक, चेहरे पर चमक, दांतों में चमक, और जब वो बोले तो लगता है भारत बोल रहा है, जब वो चले तो लगे कि हिंदुस्तान चल रहा है, भारत चल रहा है, आपके भीतर भारत बसता है। आप चले तो लगे कि हनुमान जी आ गए, तुम हनुमान जी की संतान हो, तुम रामकृष्ण की संतान हो, तुम ऋषि मुनियों की संतान हो, रावण और राक्षसों की नहीं। और इनको ठिकाने लगाने के लिए भगवान ने तुम्हें पैदा किया है। तो ऐसा युवा भारत। और फिर क्या करना आपको? पूर्ण जागृत युवा, योग आयुर्वेद और स्वदेशी के काम करते हुए युवा, एक भी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना। आप अपने जीवन से, चरित्र से करके दिखाना कि देश का 1 रुपए विदेश में नहीं जाना चाहिए। मैं ये संकल्प लेता हूं कि मुझसे जहां तक बन पाएगा मैं विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश को धनवान बनाना है, बलवान बनाना है। विदेशी वस्तुओं में क्या रखा है? अच्छा बताओ, मैं सुखी हूं या दुखी? मैं खुश हूं कि ना खुश? बोले बाबा आप तो सबको खुशियां बांटते हो, मेरे पास किसी चीज का अभाव है? मैं अच्छा और बड़ा काम कर रहा हूं कि नहीं? तो क्या ये विदेशी वस्तुओं से आता है? मैं तो कोई विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं। कोई मॉडरेट होने की बात करे तो हम मॉडरेट है, हम आधुनिक भी है, लेकिन हम पश्चिम के गुलाम नहीं है, विदेशी कंपनियों के गुलाम नहीं है। हमें अपनी भाषा पर, अपनी वेशभूषा पर, अपने भोजन पर, अपने भजन पर, अपने देश धर्म संस्कृति के ऊपर गौरव है और अंतिम श्वास तक रहेगा। ये सब युवा भारत के जवानों में होना चाहिए। हाँ, और तुम सब संगठित हो जाओ कि भाई यदि खुद को बचाना है, अपने कैरियर को बचाना है, अपनी कंट्री को बचाना, अपने फ्यूचर को बनाना है, तो सबको संगठित होना है। तो जागृत युवा, संगठित युवा और रचनात्मक युवा, 3 गुण होने चाहिए आपके भीतर। और फिर जाओ युवा भारत की शाखाएं गली गली में बनाओ, हर एक बूथ तक बनाओ और शाखाएं बना करके फिर उनको बताओ कि देश को कैसे बचाना है। और हर जगह सुबह सुबह उठ करके क्या करना है? योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज। अब जिस देश के युवा बीमार हो जाएंगे, अच्छा नशा क्यों करते हैं युवा? जो योगाभ्यास नहीं करता, दौड़ नहीं लगाता, दंड बैठक नहीं लगाता, प्राणायाम ध्यान नहीं करता, फिर उसके उल्टे उल्टे विचार होगा, फिर दारू पिएगा। आपको युवा ऐसा बनना है कि आपको आदर्श आपको स्थापित करना है, रोल मॉडल आपको बनना है, आइकॉन आपको बनना है। आजकल आइकॉन कौन बन गए युवाओं के? पश्चिमी संस्कृति में रचे बसे लोग, कुछ सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, युवा उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। नहीं, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। आपको ऐसा आदर्श बन के दिखाना है। तो कहां कहां तक जाना है आपको? एक एक बूथ तक यूथ को फैल जाना है और वहां जाकर के इस संगठन को खड़ा करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली प्रदेश के ये हमारे युवक युवतियां
मुझे बहुत खुशी है कि भाइयों के साथ हमारी बहनें भी इस काम में अग्रणी भूमिका में हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी एक एक को 100 हो जाना है, पहले 1 से 10, 10 से 100, और मैं तो चाहता हूं एक हजार हो जाओ। अभी आगे भी आपको तैयार रहना है। अभी लोकसभा चुनाव से पहले 2 बड़े कार्यक्रम मैं दिल्ली में करना चाहता हूं, और उन आयोजनों की, उन सभाओं की, उन रैलियों की गूंज पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होगी। ऐसा आयोजन करना है और उसके लिए आपको प्रतिबद्ध होकर के जाना है। देखो, जो आवाज दिल्ली से उठती है वो लोगों के दिलों तक जाती है और वो सिंहासनों को हिलाती है। इसलिए दिल्ली की आवाज बहुत मजबूत होनी चाहिए। और मुझे आप संगठन के सभी हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ बैठे हुए हैं, आप युवा भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, मेरा पतंजलि योग समिति से लेकर के किसान पंचायत से लेकर के सारे संगठनों के जो ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई बहन हैं, इनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे बढ़ेंगे और एक 100 नहीं, हजार को अपने साथ खड़ा करेंगे और जो हम चाहेंगे वही अब हिंदुस्तान में होगा। इतना मजबूत संगठन बना लेना। को अब एक दिन भी चैन से नहीं बैठना। जुनून, सफलता के लिए 2 चीजें चाहिए, निरंतरता, कंटिन्यूटी, और दूसरा क्या बोला मैंने? जुनून। लिख लो ये। और ये जुनून आपका एक दिन तो बहुत बड़ी लंबी बात होती है, एक क्षण के लिए भी ये जुनून आपका ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, आपका खून ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जुनून और निरंतरता। छोटे छोटे लोगों ने कितने बड़े परिवर्तन कर दिए पूरी दुनिया में। आप लोगों का जुनून ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जुनून कि बस मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मुझे इन बेईमानों का राज खत्म करना है। मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है कि लूटा हुआ हिंदुस्तान का धन, लूटी हुई हिंदुस्तान की दौलत मुझे 125 करोड़ लोगों को दिलानी है और सबके जीवन में खुशियों को लाना है। 2-4 लोगों की खुशियों के लिए आदमी अपने जीवन को बलिदान कर देता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है। आप जो काम कर रहे हैं काला धन लाने का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, व्यवस्था परिवर्तन का, इससे 2-4 लोगों के लिए नहीं 125 करोड़ लोगों के जिंदगी में आप खुशियां ला पाएंगे और इससे बड़ा काम जिंदगी में कोई हो नहीं सकता। ये काम आपको करना है और इसके लिए रोज काम करो, रोज निरंतर और एक जुनून के साथ। तो आप खुद में एक संगठन बन जाओ, एक व्यक्ति। संगठन की एक रचना होती है, लेकिन आप खुद में कि आप जब आवाज लगाओ तो आपके साथ 100 आदमी खड़े हो जाए, ऐसा एक क्रम बनाओ और पूरे नीचे तक फैल जाओ। नीचे तक इन बेईमानों ने अपनी लूट की रूट्स वहां तक इन्होंने जमाई हुई है। इनको अब जड़ों से उखाड़ना है, तो इनकी जड़ों तक, जैसे आचार्य चाणक्य ने किया था, पैर में धूप लग गई ना तो उसमें छाछ डाल डाल के पूरी धूप खत्म कर दी। तो इनकी जड़ों में छाछ डालना है, तेजाब डालना है। तो इनकी जड़ें नीचे तक फैली पड़ी हैं। जहां तक इनकी जड़ें फैली पड़ी हैं वहीं तक आपको फैलना है और वहां तक तेजाब डालने का काम करना है और इनको जड़ों से उखाड़ फेंकना है। इनकी चोले हिला करके रख देनी है, वहां तक आपको फैलना है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या दिल्ली के युवक और युवतियां इस काम के लिए तैयार हैं? ये जुनून ठंडा तो नहीं पड़ेगा? ये खून ठंडा नहीं पड़ेगा ना? बोले बाबा ये हिंदुस्तानी खून है। तो भाई बहनों, अब आप
आपको मैं इसीलिए आया हूं ये बताने के लिए कि एक सन्यासी, एक फकीर, एक वजीर से क्यों लड़ रहा है। कुछ चाहिए बाबा को? क्या क्या ऐसा है दुनिया में जो मुझे नहीं मिला? न सत्ता चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न वैभव चाहिए। मुझे लाखों करोड़ जमीन का ऑफर किया गया, विदेशों में भी। बोले बाबा जी, हिंदुस्तान में तो आपने करोड़ों लोगों से सहयोग लेकर के कौड़ी कौड़ी इकट्ठा करके पतंजलि योगपीठ बनाया, हम यहां पर सोने के पतंजलि योगपीठ बना देते हैं। मैंने कहा मुझे सोने के महलों में नहीं रहना और नहीं जीना, मुझे तो अपने हिंदुस्तान में ही जीना है और उसी के लिए मरना है, उसी के लिए कुछ करना है। इस मातृभूमि के, इस देश के, इस वतन के मुझ पर बहुत कर्ज हैं। मैं कर्जदार होकर के नहीं जीना चाहता और नहीं मरना चाहता। जितना मुझ पर कर्ज है इस मातृभूमि का, वो सारा कर्ज चुका करके जाना चाहता हूं। मैं आपसे भी यही कहता हूं, बहुत उपकार है इस देश के हम पर, और हमारे पुरखों ने यही सोच करके इस देश को बनाया था। राजनीतिक पार्टियों ने इस देश को नहीं बनाया। ये आर्यावर्त देश, ये भारतवर्ष किसी राजनीतिक पार्टी की देन नहीं है। इन्होंने लूटने के सिवा और कुछ नहीं किया। इस देश को बनाया हमारे ऋषि ऋषिकाओं ने, इस देश को बनाया हमारे पुरखों ने, वीर वीरांगनाओं ने, संत महात्माओं ने। इस देश को बनाया इस देश के किसानों ने, जवानों ने। इस देश को बनाया यहां के मेहनत कश लोगों ने। इन्होंने लूटने की सिवा किया क्या? अब सबको एक भूमिका तो निभानी है। कहां कहां तक फैल जाना है? मैंने बोला बूथ बूथ तक यूथ को फैल जाना है। जहां जहां तक इनकी जड़ें फैली हुई है, ये राजनीतिक पार्टियों के लोग एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठे हैं, इनसे परिवर्तन की अपेक्षा मत करना। माना कि हमने मोदी का समर्थन किया कि मोदी हमारे मुद्दों से सहमत है, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, वो वंचित लोग, वो दलित लोग जिनको आज तक सत्ता ने, व्यवस्था ने न्याय नहीं दिया, उन वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान को खुशहाल बनाने के लिए हमने उनसे कई दौर की बात की। और जब वो हमारे मुद्दों पर सहमत हुए तब हमने मोदी का समर्थन किया। लेकिन एक अकेला मोदी वो हिंदुस्तान की संसद नहीं चला सकता। वहां चाहिए कम से कम 300 सांसद। अब ये 273 का आंकड़ा तो खाली सरकार चलाने के लिए होता है। ये 300 सांसद कहां से लाएंगे? राजनीतिक पार्टी वाले लोगों से किसी बड़े परिवर्तन की अपेक्षा मत करना। हमेशा बड़ा परिवर्तन हुआ है तो त्यागी तपस्वी लोगों के द्वारा हुआ है, जवानों के द्वारा हुआ है, ऐसे लोगों के द्वारा हुआ है जिनको न सत्ता चाहिए, न संपत्ति, सिंहासन चाहिए। उन्होंने सिंहासनों को उखाड़ा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमको एमएलए एमपी नहीं बनना, लेकिन हमको एक देश बनाना है। ऐसा त्याग का भाव जब होगा तब ये देश बदलेगा। महात्मा गांधी ने देश बदला तो इसलिए कि उनको सत्ता का लालच नहीं था, लेकिन जिनके हाथों में देश सौंपा वो एक गलती कर बैठे। परिवर्तन त्याग से हुआ। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने शादी की थी, बोलो। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हो कि नहीं? तो उनकी तरह क्या आप भी बिना शादी के देश के को बचाने के लिए, काला धन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए आप भी चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह ब्रह्मचारी रह करके देश की सेवा करने के लिए तैयार हो? जिन्होंने शादी कर रखी है वो संकट में आ गए। कोई नहीं, आप चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह पैदा कर लेना। स्वामी विवेकानंद ने शादी की थी, स्वामी दयानंद ने। महर्षि दयानंद कहते हैं जितना संसार का उपकार एक योगी सन्यासी कर सकता है उतना दूसरा। अच्छा, मैं घर में रहता तो अच्छा या घर छोड़ दिया तो अच्छा? बोले बाबा घर छोड़ दिया इसलिए तो हमारे पास में है, घर में होते तो आप कहां होते और हम? इसका मतलब मैंने घर छोड़ दिया तो अच्छा या घर में रहता तो अच्छा? अच्छा, मैं गृहस्थी हो जाता और चुन्ना मुन्ना खिलाता तो मैं शादी करवा लेता तो अच्छा या सन्यासी हो गया तो अच्छा? ईमानदारी से बोलना, दिल से।
शादी करा लेता तो अच्छा या सन्यासी हो गया तो अच्छा? अच्छा। और मैं हिमालय में समाधि लगा लेता तो अच्छा या सेवा कर रहा हूं तो अच्छा? मैं ये सब करके मैं खुश हूं कि ना खुश? बोले बाबा आपसे ज्यादा खुश कौन होगा, आप तो मस्त रहते हो। मेरे पास कोई चीज का अभाव है और मैं अच्छा और बड़ा काम कर रहा हूं या घटिया और छोटा काम कर रहा हूं? अच्छा, आप भी बड़ा काम और अच्छा काम करना चाहते हो? आप भी चाहते हो आपके पास में किसी चीज की कोई कमी और आप सदा खुश रहें? आप भी यही चाहते हो? अच्छा, ये सब तो आप चाहते हो। और पहले वाले आपने कहा आपने बाबा घर छोड़ दिया तो बाबा घर छोड़े तो अच्छा और तुम घर में रहो तो अच्छा? बाबा सन्यासी बन जाए तो अच्छा और तुम शादी कराओ तो अच्छा? ये दोहरा काम नहीं चलेगा। यदि आपने पहले उत्तर ईमानदारी से दिए हैं तो जांच पड़ताल करो कि यदि मैं सही हूं तो मेरा साथ देने के लिए कितने युवक युवतियां मेरी तरह से जीने के लिए तैयार है? जरा थोड़ी देर हाथ उठा के रखना। जिनकी शादी हो गई है वो हाथ नीचे कर लो। बोलो भारत माता की, युवा भारत की। अच्छा, मुझे दरअसल दुनिया का अनुभव थोड़ा कम है ना। अच्छा ये बताओ, शादी करने से क्या मिलता है? हैं? क्या मिलता है? टेंशन। शादी करके हम क्या करना चाहते हैं? प्यार। प्यार बिना शादी के बहुत होता है। मुझे आप सबसे प्यार है, इसका मतलब थोड़ी सबसे शादी कराऊंगा। शादी करके प्यार होता है ऐसा तो ये बात तो सच नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो कोई शादी करवाते हैं। मैं आप सबसे प्यार करता हूं तो कोई शादी कर रखी है मैंने। शादी और प्यार का कोई बहुत बड़ा संबंध। तो शादी करने से क्या होता है? बोले एक दूसरे का साथ देते हैं। तो क्या आपके हाथ मेरे साथ नहीं है? चलो अब शादी और बिना शादी की बात नहीं, कितने हाथ मेरे साथ हैं? ये देखो, बिना शादी के लिए कितना लाभ है। सब हाथ मेरे। इसका मतलब अब ज्यादा बच्चे पैदा करने की और जरूरत। एक बोला बाबा जी मैं चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, रामकृष्ण, हनुमान पैदा करूंगा। मैंने कहा भले आदमी तू खुद ही हनुमान बन जाना। जो पैदा करेगा वो कहीं पप्पू पैदा हो गया तो क्या करेगा? हाँ? तो तू हनुमान बन जा खुद ही। हनुमान ना होते तो राम रावण युद्ध में राम विजयी। तो हनुमान गृहस्थित है कि ब्रह्मचारी? बोलो बजरंगबली की, हनुमान जी महाराज की। तो आपको हनुमान बनाने आया हूं। तो सुनो 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 सुनो, ये काम बहुत बड़ा है और बहुत मजा आएगा इसमें। शादी वाला काम ठीक है, उससे दो चार लोगों की जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं, लेकिन आप यदि मेरी तरह से सेवा करोगे तो कितने लोगों के जीवन में खुशियां लाओगे? बोलो तो। लाखों करोड़ों? अच्छा 125 करोड़ बता रहा है। खड़ा हो तो फिर चलना है मेरे साथ, मेरे जैसा बनना है। तेरी माँ कहां है? तेरी मम्मी कहां है? घर है। और पापा पिताजी पूछ के आया उनसे, क्या बोले? इधर आ। ये बोलता है मम्मा पापा ने बोल दिया चला जा। कितने भाई हो? दो। दूसरा कितना, छोटा है कि बड़ा? छोटा। छोटा है, ठीक है। तो बड़ा वाला पापा के पास चलेगा? वापस तो नहीं आएगा ना, मना कर रहा है? क्या नाम है? शिवम। शिवम। तो
तो ये शिवम है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए हो जाए। कौन सी क्लास में पढ़ता है? छठी में पढ़ रहा अभी तो है। ये तो मेरे से भी तेज निकला, मैं तो 8वीं में निकला था। बैठो। तो एक कुछ सोच रहे, बाबा क्या गृहस्थ लोगों ने सेवा नहीं की है, लेकिन जितनी बड़ी सेवा एक सन्यासी कर सकता है ना, वो जो गृहस्थ सेवा कर रहे थे ना, जिनकी आप बात कर रहे हो, वो आप जिन गृहस्थों की सेवा करने की बात कर रहे हो, वो गृहस्थ होकर के भी सन्यासी जैसे ही हो गए थे। वैसे गृहस्थ हैं कहां आज। इसलिए बेटा, जो थोड़ी थोड़ी सेवा तो सबको ही करनी है घर में रह के, लेकिन बड़ी सेवा के लिए थोड़ा बड़ा हौसला रखना पड़ेगा। अरे शादी में एक छोटा सा काम छोड़ना है, घोड़ी पे चढ़ना छोड़ना है, कुछ नहीं है, एक हिम्मत करने की जरूरत है। तो इसमें फिर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। दुनिया में सबसे ऊंचा आपका नॉलेज होना चाहिए, सबसे ऊंचा चरित्र। आज जीवन ऐसा कि लोग आपकी तरफ देखें ना तो बोले भाई जीवन तो यही है। ऐसा स्वामी विवेकानंद की सार्ध शताब्दी चल रही है। वो कहते थे मेरे जैसे मैं कम से कम सैकड़ों नचिकेता बनाना चाहता। अब ये सब महापुरुषों के सपनों को, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सब वीर वीरांगनाओं ऋषियों के सपनों को पूरा करना है। तो इसमें जो गृहस्थ है वो तो अपने बच्चों को तैयार करना है कि वो देश के लिए। आपके 2-3 बच्चे हैं तो एक बच्चा तो देश के लिए जड़ी बूटी सप्ताह के दौरान पूरे देश में संगठन के सभी कार्यकर्ता एवं प्रकृति प्रेमी, जागरूक और विचारशील देशवासी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी व नीम आदि औषधीय पौधों को लगाने का अभियान चलाएंगे, जिससे हम धरती को ग्लोबल वार्मिंग व दारुण दुख देने वाले रोगों से बचा सकें। इसी दौरान 1 अगस्त से 6 अगस्त तक पतंजलि योग समिति नेपाल के योग शिक्षक भाई बहनों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए पतंजलि योग पीठ में शिविर रखा गया है। पतंजलि योग पीठ की नेपाल शाखा के अंतर्गत लगभग 30,000 योग शिक्षक एवं कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। नेपाल को आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न बनाने के लिए बड़ी कार्य योजना हेतु ये शिविर रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि योग पीठ नेपाल, मंडी कटार, काठमांडू। संपर्क सूत्र। उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धालुओं की सेवा के बाद पतंजलि योग पीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं के स्वावलंबन एवं अनाथ बच्चों के सहायतार्थ गुप्त काशी के समीप नारायण कोटी में पतंजलि सेवाश्रम शुरू किया है। इस आपदा में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा के लिए यदि आप अभिभावक व पालक सदस्य बनकर अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इन बच्चों के जीवन में खुशी लाना चाहते हैं तथा इनके भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार एवं घर जैसा प्यार देकर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं तो सहयोग हेतु संपर्क करें। पतंजलि सेवाश्रम, नारायण कोटी, केदारनाथ रोड, गुप्त काशी, उत्तराखंड।